नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 29 जून के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज के इस अंक में हम किन समाचारों पर चर्चा करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर के भारत सरकार के द्वारा कुछ राहत उपायों की घोषणा की गई है, उसको लेकर के जो न्यूज आया है हम उस पर चर्चा करेंगे। राजद्रोह का कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इसको लेकर के एक एडिटोरियल आया है, उस पर चर्चा करेंगे। निजीकरण पर पुनर्विचार, इस नाम से एक एडिटोरियल आया है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। पुरानी महामारी से लड़ने से सबक, इसको लेकर के एक एडिटोरियल आया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। विदेशी निवेशकों का भरोसा किस तरीके से भारत में बढ़ाया जाए, उसको लेकर के एक एडिटोरियल आया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और सीआरपीएफ के ऊपर भी एक एडिटोरियल आया है, उस पर भी आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के समाचार के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया जो कि जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और न्यूज का शीर्षक है गवर्नमेंट अनवील्स 6.28 लाख करोड़ स्टिमुलस पोस्ट सेकेंड कोविड वेव। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण पिछले साल भी भारत में लॉकडाउन लगाना पड़ा था, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और इस बार भी जब कोविड-19 का सेकेंड वेव आया तो भारत में लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसके कारण थोड़ी बहुत सुधरी अर्थव्यवस्था भी हमारी चौपट हो गई। और उसी को देखते हुए सरकार के द्वारा एक राहत पैकेज की घोषणा की गई है और उसी का चर्चा इस न्यूज में किया गया है। आइए देख लेते हैं कि सरकार के द्वारा वो कौन कौन सी घोषणा की गई है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा गया है कि शहरों से बाहर हो रहे जो भी विकास के काम हो रहे हैं, खास करके हेल्थ सेक्टर को लेकर के, वहां पर ऋण देने के लिए सरकार के द्वारा 50,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 15,000 करोड़ सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जो काम हो रहे हैं उसमें पैसे की कमी ना हो। और ये जो 15,000 करोड़ रुपए हैं वो देश में बच्चों के देखभाल करने के लिए जो यूनिट्स बनाए जा रहे हैं उसको बनाने में खर्च होंगे, आईसीयू बेड्स को बनाने में खर्च होंगे, ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन के प्लांट को बनाने में खर्च किया जाएगा। और उसके अलावा जो मेडिकल पर्सनल हैं उनके नियुक्ति में भी इसका पैसा खर्च किया जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा जो मौजूदा आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना शुरू की गई है उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का विस्तार किया जाएगा। माइक्रो स्मॉल फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से जो छोटे कर्जदार हैं उन्हें 1.25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। और इसके लिए सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए की एक नई योजना की घोषणा भी की है। तो इस तरीके की कुछ घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर जो सरकार के द्वारा नए प्रयास किए गए हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। भारत सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, उससे जुड़े हुए न्यूज को आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए अब एक एडिटोरियल की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 में एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द लॉ ऑफ सिडेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो सिडेशन लॉ है यानी कि देशद्रोह का जो कानून है उस पर चर्चा की गई है। और इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि जो सेडेशन लॉ है यानी कि देशद्रोह का जो कानून है वो असंवैधानिक है। यहाँ पर इस एडिटोरियल के शुरुआत में विनोद दुआ के मामले का जिक्र किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने केदारनाथ सिंह मामला जो कि 1962 में हुआ था और जो देशद्रोह के कानून से जुड़ा हुआ था, और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के कानून को रोक लगाने से इनकार कर दिया था। एक तरीके से विनोद दुआ के मामले में भी अपने उस फैसले की पुष्टि की है और कहा है कि सरकारों को इसका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर इसी को आधार बना करके ये एडिटोरियल लिखा गया है। और यहाँ पर लेखक के द्वारा कहा जा रहा है कि अब समय आ गया है सुप्रीम कोर्ट केदारनाथ के केस में जो फैसला लिया गया था उसके द्वारा उस पर पुनर्विचार करे और देशद्रोह के कानून को
अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करे। यहाँ पर कहा गया है कि केदारनाथ सिंह केस में जो फैसला लिया गया था उसकी तत्काल समीक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि देशद्रोह भाषण और अभिव्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। यहाँ पर इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा कहा गया है कि केदारनाथ केस के फैसले के द्वारा ही आईपीसी में जो धारा 124A है उसमें परिभाषित देशद्रोह को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। और यहाँ पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है उस केस में भी और विनोद दुआ के केस में भी कि सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए लोगों को उकसाने वाले लेख या भाषण ही देशद्रोह के दायरे में आएंगे। इसीलिए अगर किसी के द्वारा सरकार के आलोचना की जाती है लेकिन उससे कोई हिंसा या अव्यवस्था नहीं फैलता तो इसे आप देशद्रोह के अंदर नहीं रख सकते। यहाँ पर कहा गया है कि आईपीसी की धारा 124A जिसमें राजद्रोह का कानून शामिल है, देशद्रोही कृत्यों को 4 स्रोतों में वर्गीकृत करता है और ये वर्ग हैं बोले गए शब्द, लिखित शब्द, संकेत या दृश्य प्रतिनिधित्व। यानी कि आपके बोलने से अगर समाज में हिंसा बढ़ती है तो आप पर देशद्रोह का कानून लागू होगा। अगर संकेत यानी कि किसी साइन से लोगों के बीच में हिंसा होता है, अव्यवस्था फैलता है तो इसे भी देशद्रोह के अंदर माना जाएगा। और इसके अलावा दृश्य प्रतिनिधित्व मतलब आपके द्वारा किसी ऐसे दृश्य का इस्तेमाल किया गया है जिससे समाज में हिंसा या देश में अव्यवस्था फैली है तो इसे भी हम देशद्रोह के अंदर लाएंगे। यानी कि अगर आपके कृत्य से समाज में हिंसा फैलती है, अव्यवस्था फैलती है, तभी आप इसे राजद्रोह या देशद्रोह मान सकते हैं। लेकिन सरकारों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की लगातार अनदेखी की गई है और बहुत सारे नागरिकों पर केवल सरकार के बारे में आलोचना करने पर ही राजद्रोह का आरोप लगाया गया है। और यहाँ पर लक्षद्वीप का मामला इसका एक ताजा उदाहरण है। यहाँ पर कहा गया है कि आईपीसी की धारा 124A संविधान के अनुच्छेद 19(1)A का स्पष्ट उल्लंघन करती है, जिसमें आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि देशद्रोह में जो कारण बताए जाते हैं वो एक तरीके से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। यानी कि अनुच्छेद 19(2) में जहां पर ये कहा गया है कि अगर उचित मामला हो तो सरकार आर्टिकल 19 में दिया हुआ जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार लोगों को है उस पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, जिसे हम कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। लेकिन यहाँ पर जो रीजन बताए गए हैं उसमें देशद्रोह शामिल नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि अनुच्छेद 19 में जो एक शब्द इस्तेमाल किया गया जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक व्यवस्था के हित में, इसके आधार पर आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। और इसी वर्ड का इस्तेमाल गलत तरीके से सरकार के द्वारा किया जाता है। यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था के हित को देखते हुए सरकार आर्टिकल 19 में दिए हुए अधिकार को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और इसी को आधार बना करके बार बार सरकार के द्वारा लोगों के ऊपर देशद्रोह का कानून डाल दिया जाता है, उनके ऊपर मढ़ दिया जाता है और कहा जाता है कि उनके भाषण से, उनके लेखों से, उनके बोलने से सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा है और इसी के आधार पर उन पर यह कानून लगा दिया जाता है। तो इन सभी बातों का जिक्र करते हुए यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा आर्टिकल 19 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात कही गई है वहां पर भी देशद्रोह के कानून को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं माना गया था। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है केदारनाथ केस की, और उसी एक फैसले के कारण यहाँ पर सरकार को ये आज़ादी मिल जाती है कि वह देशद्रोह के कानून का इस्तेमाल पब्लिक के खिलाफ करे। और यहाँ पर इसी बात को उठाया गया है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने उस फैसले का समीक्षा करना चाहिए और इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि उसी फैसले के कारण देशद्रोह का कानून अभी तक हमारे देश में चलता आ रहा है। आइए अब एक और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं और ये एडिटोरियल आज के पेपर के पेज नंबर 6 में आया है, जिसका शीर्षक है रीओपन द फाइल रिकंसीडर प्राइवेटाइजेशन। और ये एडिटोरियल जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को लेकर के बातें कही गई हैं,
जिस तरीके से हाल के दिनों में सरकार के द्वारा प्राइवेटाइजेशन को लेकर के फैसले लिए जा रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया है और कहा गया है कि जिस तरीके से हाल के दिनों में हमारे देश में हमारी आर्थिक स्थिति खराब हुई है और सरकार के द्वारा इस दौरान जो सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण का फैसला लिया गया है, उस पर समझदारी से विचार करने की जरूरत है। यहाँ पर कहा गया है लेखक के द्वारा कि 1990 में जब हमारे देश में रिफॉर्म्स हो रहे थे, आपने सुना होगा एलपीजी रिफॉर्म्स, जिसमें एल लिबरलाइजेशन को डिनोट करता है, पी प्राइवेटाइजेशन को डिनोट करता है और जी ग्लोबलाइजेशन को डिनोट करता है। यानी कि 1990 में जब एलपीजी रिफॉर्म शुरू किए गए थे, उसी समय निजीकरण का फैसला लिया गया था, लेकिन भारत में जो राजनीति होती है उसके कारण निजीकरण को बहुत ही एग्रेसिव तरीके से आगे नहीं बढ़ाया गया। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत इस समय अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था में अब तक का सबसे ज्यादा खराब स्थिति देखने को मिला है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है और देश का राजकोषीय घाटा भी बढ़ रहा है। और इस दौरान सार्वजनिक कंपनियों का निजीकरण का जो फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, उसके फायदे और नुकसान के बारे में समझदारी से सोचना होगा। और इसी को लेकर के यहाँ पर इस एडिटोरियल में लेखक के द्वारा अपनी बातें कही गई हैं। यहाँ पर लेखक के द्वारा सार्वजनिक उद्यमों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है और कहा गया है कि हर श्रेणी में आए हुए उद्योगों को अच्छे तरीके से विश्लेषण करना पड़ेगा और तभी जाकर के हम समझ पाएंगे कि इन कंपनियों का निजीकरण का आवश्यकता है कि नहीं। यहाँ पर जो 3 श्रेणियां हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो पहली श्रेणी है वो है उद्योग जो लंबे समय से बीमार हैं, उनकी तकनीकी, उनके संयंत्र, मशीनरी ऑब्सोल्यूट हो गए हैं, यानी कि अप्रचलित हैं, उनके प्रबंधकीय और मानव संसाधन भी समाप्त हो गए हैं। यानी कि वो सरकारी कंपनियां जिनका प्रदर्शन सही नहीं है, जो लंबे समय से घाटे में चल रहे हैं और वो तकनीकी रूप से भी कमजोर हो गए हैं, वैसे कंपनियों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्हें सरकार को या तो बंद कर देना चाहिए या फिर निजी क्षेत्र में दे देना चाहिए। यहाँ पर जो दूसरा श्रेणी है उसमें ऐसे उद्यमों को रखा गया है जो आर्थिक रूप से बीमार तो हैं लेकिन उन्हें चालू किया जा सकता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में एयर इंडिया और भारत पर्यटन विकास निगम के होटल का उदाहरण दिया गया है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि एयर इंडिया जो आर्थिक रूप से बीमार जरूर है लेकिन भारत सरकार उसे चालू रख सकती है, प्राइवेट प्लेयर के साथ मिल करके उसे चलाया जा सकता है, उसे फायदे में लाया जा सकता है। तो इस श्रेणी में जो सार्वजनिक उद्यम आते हैं वैसे उद्योगों को सरकार प्राइवेट प्लेयर के साथ मिल करके चला सकती है या इनका भी प्राइवेटाइजेशन कर सकती है। यहाँ पर जो तीसरा श्रेणी है उसमें उन उद्योगों को रखा गया है जो कि प्रॉफिटेबल हैं, जो कि लाभ कमा करके सरकार को देते हैं, यानी कि वो भारतीय कंपनियां जो अभी लाभ कमा रही हैं। और कहा गया है कि भारत सरकार को यह सोचना होगा कि क्या वो इन लाभदायक उद्यमों को बेचना चाहती है, इसके क्या फायदे होंगे, इसके क्या नुकसान होंगे। और यहाँ पर इस एडिटोरियल में चाइनीज मॉडल का भी जिक्र किया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि भारत चाइनीज मॉडल को अपना सकता है। और एग्जाम्पल के रूप में इस एडिटोरियल में कहा गया कि फॉर्च्यून 500 की सूची में जो चीनी उद्योग हैं उनकी संख्या है 124 और इसमें से 91 वैसे उद्योग हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, यानी कि जो सरकारी कंपनियां हैं उनकी संख्या यहां पर 91 है। तो आप देख सकते हैं कि 124 कंपनियों में 91 कंपनियां वो हैं जो सरकार के द्वारा संचालित होती हैं, यानी कि चाइना में प्राइवेट कंपनियों के साथ साथ सरकारी कंपनियों को भी आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया, जिसके कारण आज चीन दुनिया में आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत हो गया है। और इसी तरह की काम हमें अपने देश में भी करना है। और कहा जा रहा है कि सरकार को निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ अपना जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए और उन कंपनियों को बेचने से बचना चाहिए जो कि भारत सरकार को लाभ कमा करके दे रही हैं। तो यहाँ पर इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का प्रयास किया गया है लेखक के द्वारा। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर हम एक ही बार में सारी कंपनियों को बेचने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर भी सरकार को प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का जिक्र किया गया है और कहा गया है
कि इन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को खरीदने वाली जो भारतीय निजी कंपनियां हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। उनके पास शायद ही इतने पैसे हों जिससे वो बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीद सकें, उनको चला सकें। तो इस बात पर भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमारे देश में वैसे निजी कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी सार्वजनिक कंपनियों को चला सकती हैं, उन्हें खरीद सकती हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों का यहाँ पर जिक्र करते हुए लेखक ने इस बात को उठाने का प्रयास किया है कि अभी के टाइम में जिस तरीके से सरकार के द्वारा निजीकरण का फैसला लिया गया है, उसके फायदे और नुकसान दोनों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का जरूरत है। और यहाँ पर यह भी कहा गया एडिटोरियल के अंतिम में कि जिस तरीके से कोविड-19 के दौरान सरकारी कंपनियों के द्वारा सरकार की मदद की गई है, ये मदद निजी कंपनियों के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो इन सभी पहलुओं पर गौर करते हुए सरकार को प्राइवेटाइजेशन का फैसला लेना चाहिए। आइए अब एक और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल पर चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 में एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है कीपिंग अलाइव कन्वर्सेशन अबाउट एड्स, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि इस एडिटोरियल में किस महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी कोविड-19 के चपेट में है और भारत अच्छे तरीके से कोविड-19 से लड़ने का प्रयास भी कर रहा है। यहाँ पर कहा गया है लेखक के द्वारा कि भारत लगभग 40 वर्षों से एड्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और इस दौरान हमने जो सफलता हासिल की है, हमने जो इस लड़ाई से सीखा है, उसका इस्तेमाल कोविड-19 की लड़ाई में किया जा सकता है। यहाँ पर शुरुआत में भारत के द्वारा HIV एड्स से लड़ने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है कि किस तरीके से भारत सरकार के द्वारा 1997 से 2010 तक HIV एड्स से लड़ने में बहुत भारी सफलता हासिल की गई थी, लेकिन 2010 के बाद भारत अपने लक्ष्य से भटक गया। और यहाँ पर कहा गया है कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका भारत भी एक सदस्य है, का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि HIV एड्स से पीड़ित 90% लोग 2020 तक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पर हों, लेकिन यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया और इस लक्ष्य को 5 साल आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि 2010 तक भारत ने जरूर HIV एड्स की लड़ाई में बहुत बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन उसके बाद से जो लक्ष्य हैं वहां से हम भटक गए। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का लक्ष्य 2030 तक एड्स को समाप्त करना है, लेकिन जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ी जा रही है उससे इस लक्ष्य को पूरा करना अब मुश्किल हो गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जिस तरीके से 1990 के दशक में सूचना और शिक्षा अभियानों के द्वारा HIV संक्रमण को रोकने में मदद मिली थी, हम इसका इस्तेमाल कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि 1990 में भारत सरकार के द्वारा टेलीविज़न में, रेडियोज़ में, समाचार पत्रों में HIV एड्स को लेकर के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे थे, जिसके कारण लोगों में इस बीमारी को लेकर के जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ी। यानी कि जो अभियान उस समय चलाया गया था उसका असर ये हुआ कि लोगों में HIV के संक्रमण को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूकता फैली। और अगर हम इसका इस्तेमाल कोविड-19 के केस में करते हैं तो यहाँ पर भी हमें सफलता मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर सरकार के द्वारा बार बार कहा जाता है कि अगर आपको कोविड-19 से बचना है तो आपको मास्क पहनना होगा, आपको दूरी बनाए रखनी होगी। वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार के द्वारा बातें की जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से HIV के दौरान जो सूचना का, शिक्षा का अभियान चलाया गया था, अगर हम वैसा अभियान अपने देश में फिर से चलाते हैं तो कोविड-19 बिहेवियर को लेकर के लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और हमें अपने इस सफलता को कोविड-19 से लड़ने के लिए जरूर यूज करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि 2010 तक भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए जिससे HIV के संक्रमण में कमी आई थी, लेकिन उसके बाद से हम अपने लक्ष्य से भटक गए। और यहाँ पर एक डेटा दिया गया है जिसमें समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से HIV संक्रमण निदान का दर 2010 में 60% था और वो 2019 में 23% हो गया। यहाँ पर मृत्यु दर भी दुगनी हो गई और इसके अलावा इस अवधि के दौरान नए मामलों में 5 गुना की बढ़ोतरी हुई।
यानी कि जब से हमने जागरूकता अभियान में कमी लाई है तो हमें देखने को मिला है कि HIV एड्स का संक्रमण हमारे देश में बढ़ा है। और इन सभी बातों से हम सीख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कोविड-19 से लड़ने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीयकृत एड्स उपचार योजना यानी कि द नेशनलाइज्ड एड्स ट्रीटमेंट प्लान की बात कही गई है और कहा गया है कि जब भारत सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था तो इस योजना के कारण एड्स के मरीजों का जल्दी पता लगाने में, उनका निदान करने में और जल्दी से जल्दी उपचार तक उन लोगों को पहुंचाने के कारण बहुत सारे लोगों की जान बचाई गई थी। यहाँ पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि किस तरीके से इस कार्यक्रम के दौरान सारे स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा गया कि वो अपने अपने तरीके से अपने अपने राज्यों में एड्स को रोकने के लिए कार्यक्रम बनाएं, जिसके कारण हमारे देश में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है HIV एड्स को रोकने के लिए। यहाँ पर यह जानकारी दी गई है कि 21,000 एकीकृत परामर्श और प्रशिक्षण केंद्र जो कि HIV एड्स से निपटने के लिए बनाए गए थे, हम उसका इस्तेमाल कोविड-19 से लड़ने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे देश में फैले हुए हैं और इन केंद्रों से हम संक्रमण का जल्दी से पता लगा सकते हैं, उनके फैलने के तरीके के बारे में जान सकते हैं, उनके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में हम जान सकते हैं और इन केंद्रों को हम लोगों को देखभाल और उपचार सेवाओं से भी जोड़ सकते हैं। कहने का आशय यह है कि जो पिछले दिनों हमने सीखा है एड्स की लड़ाई में, उस सभी का इस्तेमाल अगर कोविड-19 की लड़ाई में किया जाए तो भारत को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है और हम कोविड-19 को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, उसे हरा भी सकते हैं। आइए अब एक और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 में एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है रेटलिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स और ये एडिटोरियल GS पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात कही जा रही है और इस एडिटोरियल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत ही बुरे आर्थिक हालात से गुजर रहा है, इकोनॉमी का हालत ठीक नहीं है और ऐसे में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर हमारे देश में आता है तो इससे हमारे देश को फायदा होगा। और इस एडिटोरियल में लेखक के द्वारा कहा गया है कि जिस तरीके से अभी कुछ केसेस में भारत के खिलाफ फैसला हुआ है, उसके कारण भारत की जो छवि है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स में अच्छी नहीं है और इसके कारण हमारे देश में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, जो FDI आती है, उस पर भी असर पड़ सकता है। यहाँ पर कहा गया है 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुरुआत किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI बढ़ रहा है और FDI के लिए भारत एक बहुत ही प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर रहा है। और यहाँ पर उन्होंने मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर के मेक फॉर वर्ल्ड का नारा दिया था। और वाणिज्य मंत्रालय ने अभी हाल में ही बताया कि 2020 में भारत में $81.72 बिलियन का निवेश आया है। यानी कि ये बताने का प्रयास किया गया कि भारत FDI का एक महत्वपूर्ण गंतव्य है, यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर आकर के अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना था कि ये जो FDI आया है वो अल्पकालिक पोर्टफोलियो में निवेश के कारण आया है और यहाँ पर कुछ चुनिंदा निगमों से जुड़े कुछ प्रमुख अधिग्रहण सौदों के कारण ये FDI भारत में आया है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी देश को FDI आकर्षित करना है तो उसे अपनी छवि प्राइवेट इन्वेस्टर्स में सुधारनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी निवेशक जो किसी विदेशी भूमि पर निवेश करने के लिए जाता है उसे सबसे बड़ी ये चिंता रहती है कि आगे चल करके उस देश के द्वारा जो अनुबंध किए गए हैं FDI को लेकर के उसका सम्मान किया जाएगा। और दुर्भाग्य से पिछले साल भारत ने 2 प्रमुख वैश्विक निगमों वोडाफोन और केयर्न्स एनर्जी से 2 हाई प्रोफाइल द्विपक्षीय निवेश संधि विवाद को खो दिया है, यानी कि यहाँ पर भारत हार गया है। और इसके कारण जो भारत की छवि है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स में, खास करके फॉरेन इन्वेस्टर्स में खराब हुई है। और यहाँ पर एडिटोरियल में लेखक के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि भारत भले ही
वोडाफोन और केयन्स एनर्जी के मामले में जो केस था वो हार गया, लेकिन भारत को इस केस में आए फैसले का सम्मान करना चाहिए था। लेकिन भारत ने इसके उलट व्यवहार किया और भारत ने इन दोनों अवार्ड के खिलाफ अदालत का रास्ता चुना, जो कि भारत का एक हक भी है। लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसा करने से जो भारत की छवि है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स में खराब हो रही है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर पैसा लगाना चाहते हैं वो भारत के इस कदम से खुश नहीं हैं। यहाँ पर एक और हाई प्रोफाइल केस का जिक्र किया गया है, उसको लेकर के चर्चा की गई है। और ये जो दूसरा विवाद है वो इसरो के वाणिज्यिक शाखा एंथ्रिक्स और बेंगलुरु के एक स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा इस समझौते को अपने तरफ से रद्द कर दिया गया था और इसके बाद एक केस हुआ और यहाँ पर इस केस को भी भारत हार गया। और यहाँ पर इसके कारण जो भारत की छवि है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स में अच्छी नहीं बन रही है और इसे हमें सुधारने की जरूरत है। यहाँ पर यह कहा गया है कि भले भारत इन केसेस को हार गया, लेकिन भारत के द्वारा इन केसेस को लेकर के दोबारा से केस नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि जो अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं उसको पूरा करना चाहिए, जिससे कि जो भारत में फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे उनका जो मनोबल है वो बढ़े, भारत सरकार पर जो उनका भरोसा है वो बढ़े। और इसके कारण अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो भारत में एफडीआई और ज्यादा आएगा। तो भारत सरकार के इसी बिहेवियर को लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है कि हम जब भी कोई केस हार रहे हैं हम उसके खिलाफ जाकर के फिर से अपील कर रहे हैं और इसको लेकर के इन्वेस्टर्स के मन में भारत को लेकर के आशंकाएं बढ़ रही हैं और जिससे लॉन्ग टर्म में भारत में एफडीआई का जो आना है वो कम हो सकता है। आइए अब एक और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आज के द हिंदू समाचार पत्र के पेज नंबर 7 में एक न्यूज आया है जिसका शीर्षक है एंटरिंग द CAPF टॉर्फ। ये एडिटोरियल GS पेपर 3 सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर लेखक के द्वारा गृह मंत्रालय के एक फैसले को लेकर के नाराजगी जताई गई है। और आप सभी जानते हैं कि गृह मंत्रालय के द्वारा माओवादी विरोधी अभियानों में सेना के अधिकारियों को सलाहकार नियुक्त किया गया है और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो माओवादी विरोधी अभियान है वो खास करके CRPF के द्वारा चलाया जाता है। और एक तरीके से लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि इस नियुक्ति का कोई मतलब नहीं है और यहाँ पर यह समझना कि CRPF, BSF ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हैं ये कैपेबल नहीं है, इनके पास अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, इनके पास अच्छे हथियार नहीं है, ये समझना सरकार की एक बहुत बड़ी भूल है। और यहाँ पर कहा गया है कि जब भी CRPF पर, BSF पर कोई हमला होता है माओवादियों का, तो यहाँ पर टीवी डिबेट में बहुत सारे ऐसे लोगों को बैठा करके डिबेट किया जाता है जिन्हें माओवादी विरोधी अभियानों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और यहाँ पर लेखक के द्वारा CRPF और BSF के इतिहास को उजागर किया गया है और कहा गया है कि अगर आप इन सेंट्रल आर्म फोर्सेस के इतिहास को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फोर्सेस कितने कैपेबल हैं। यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के 1971 के अभियान का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में सेना के साथ मिलकर के ये लड़ाई लड़ी और अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया। यहाँ पर श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के हिस्से के रूप में CRPF के जवानों के द्वारा जो वहाँ पर आतंकवादियों से लड़ने का काम किया गया था उसका भी जिक्र किया गया है। और हमारे देश में खुद जम्मू और कश्मीर में जिस तरीके से CRPF के द्वारा एंटी टेररिस्ट अभियान चलाया जाता है उसका भी जिक्र यहाँ पर लेखक के द्वारा किया गया है। और ये सारी बातें यहाँ पर ये साफ साफ दर्शाती हैं कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यानी कि CRPF या फिर BSF उतने ही कैपेबल हैं जिस तरीके से हमारी आर्मी है। और इसी को लेकर के ये कहा गया है कि इन अभियानों में खास करके वो अभियान जो कि CRPF के द्वारा चलाए जाते हैं उन अभियानों में सेना के अधिकारियों को नियुक्त करना ये एक तरीके से उनके मनोबल को गिराने वाला है। आइए अब मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या HIV एड्स जैसी पुरानी महामारियों के खिलाफ हमारी लड़ाई कोविड-19 महामारी पर अंकुश लगाने के लिए कोई सबक देती है? इसकी चर्चा करें। तो जैसा कि हमने अपने एडिटोरियल में चर्चा किया था कि भारत के पास
HIV एड्स को लेकर के जो एक्सपीरियंस है वो उसका इस्तेमाल कोविड-19 के महामारी पर अंकुश लगाने में कर सकता है। और जब आप उत्तर की संरचना करेंगे तो भूमिका में आप इन बातों का जिक्र करेंगे कि किस तरीके से भारत के द्वारा एड्स और दूसरे लोगों से लड़ने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पर आप बताएंगे कि इन बीमारियों को लड़ने के लिए सरकार के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं उसका इस्तेमाल भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 को खत्म करने में किया जा सकता है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो उस दौर में प्रचार के माध्यम अपनाए गए थे, उन प्रचार के माध्यम को अपना करके सरकार आज भी कोविड-19 को लड़ने का प्रयास कर सकती है। हमने जो भी सीखा है इस लड़ाई में उसे हमें यहाँ पर यूज करने की आवश्यकता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, सार्वजनिक उद्यमों के आक्रामक निजीकरण की भारत की नीति का विश्लेषण करें। तो इस पर हमने खुल करके चर्चा की है। और जब आप उत्तर की संरचना करेंगे तो भारत के हालिया आर्थिक स्थिति की चर्चा करेंगे और मुख्य भाग में निजीकरण के पक्ष और विपक्ष में जो अपनी बातें हैं उसको तर्क संगत तरीके से रखने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको यह समाचार विश्लेषण अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं द हिंदू समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।